हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में क्लास 12th का जो सब्जेक्ट है कृषि रसायन विज्ञान, इसका 10वां लेसन जो जैव रसायन है इसका पार्ट नंबर अपने करेंगे 3rd। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में टॉपिक करेंगे एक तो प्रोटीन। पार्ट नंबर 2nd के अंदर भी अपने प्रोटीन किया था। प्रोटीन के जो पॉइंट रह गए उसको अपने डिस्कस करेंगे पार्ट 3rd के अंदर, और दूसरा अपने पॉइंट इसमें करेंगे एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन। ठीक है, इससे पहले जो पॉइंट थे प्रोटीन के वो अपने पार्ट 2nd में डिस्कस कर लिए थे, और आज का अपना फर्स्ट पॉइंट होगा पॉलीपेप्टाइड व प्रोटीन। ये क्या कहता है कि पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक तथा दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है। मतलब यहाँ पर ये एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, ये क्या कहता है कि अमीनो अम्ल में या पेप्टाइड में एक सिरे पर क्या होता है, मुक्त कार्बोक्सिलिक। ये कौन सा ग्रुप है, मुक्त कार्बोक्सिलिक। ठीक है, ये एक कार्बोक्सिलिक समूह है, और दूसरे सिरे पर कौन सा समूह होता है, अमीनो समूह होता है। यहाँ पर अपने इन दोनों पेप्टाइडों को या दो अमीनो अम्लों को जोड़ रखा है। यदि अपने सिर्फ एक अमीनो अम्ल की बात करें जो आपको इस साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लो इस साइड कोई भी अमीनो अम्ल नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे आप कि इस अमीनो अम्ल में एक सिरे पर तो कार्बोक्सिलिक समूह है और दूसरे सिरे पर कौन सा समूह है, अमीनो समूह। ये दोनों ही क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। मतलब ये जो मुक्त सिरे होते हैं ये दूसरे अमीनो अम्ल के साथ बंध बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के जो अमीनो समूह है उसके साथ बंध बना रहा है। ठीक है, दोबारा अपने फिर रिपीट करते हैं कि पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक तथा दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है। ठीक है, मतलब अपने यदि इस कंप्लीट की बात करें, यहाँ पर देखो दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो एक सिरे पर तो क्या है, मुक्त अमीनो समूह, इस अमीनो समूह के साथ यहाँ पर कोई भी और नहीं जुड़ा हुआ, और दूसरे सिरे पर क्या है, मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह, कि दूसरे सिरे पर मुक्त अमीनो समूह होता है। अतः यह दोनों सिरों पर नए अमीनो अम्ल से फिर से क्रिया कर सकता है। मतलब यहाँ पर नया अमीनो अम्ल जुड़ सकता है। जो नया अमीनो अम्ल यहाँ पर जुड़ेगा उस अमीनो अम्ल का जो अमीनो समूह होगा इसके कार्बोक्सिलिक समूह के साथ बंध बना लेगा। या इस और भी एक नया अमीनो अम्ल जुड़ सकता है। जो नया अमीनो अम्ल होगा उसका तो कार्बोक्सिलिक समूह होगा और इसका क्या होगा, अमीनो समूह, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। अब लास्ट में ये क्या कहता है कि दोनों अमीनो अम्ल, कौन से, एक ये और एक ये, दोनों अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक अमीनो अम्ल है और ये दूसरा अमीनो अम्ल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना R1 और R2, मतलब दोनों अलग अलग अमीनो अम्ल हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि एक जो फर्स्ट अमीनो अम्ल है इसका तो OH ग्रुप, और इसमें से जो सिंगल H क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक बंध का निर्माण हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, ये बंध कौन सा है, पेप्टाइड बंध, कि दो अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर बंध कौन सा बनता है, ये बंध है पेप्टाइड बंध, और बाहर क्या निकलता है, एक जल का मॉलिक्यूल या अणु। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो बंध कौन सा बनता है, पेप्टाइड बंध, और एक जल का अणु बाहर निकलता है। नेक्स्ट अपना इसमें पॉइंट है कि पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों को अपने 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब अमीनो अम्ल कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़े थे, पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है, तो एक पेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल होंगे उसके आधार पर इसको अपने 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला कौन सा है, डाई पेप्टाइड। डाई का मतलब क्या होता है, 2, मतलब ऐसा पेप्टाइड जिसके अंदर कितने अमीनो अम्ल होंगे, 2 अमीनो अम्ल होंगे, जैसा कि आपने अभी पढ़ के गए हैं अपने जो पीछे समीकरण पढ़ी थी। नेक्स्ट है ट्राई पेप्टाइड, मतलब ऐसा पेप्टाइड जिसमें कितने अमीनो अम्ल होंगे, 3 अमीनो अम्ल होंगे। टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, मतलब ऐसा पेप्टाइड जिसमें 4 अमीनो अम्ल होंगे। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब ऐसा अमीनो अम्ल, पॉलीपेप्टाइड मतलब ऐसा पेप्टाइड जिसमें 10 से ज़्यादा अमीनो अम्ल उपस्थित होंगे। तो आसान सा ही है,
डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4 और पॉलीपेप्टाइड का मतलब कि ऐसा पेप्टाइड जिसमें 10 से ज़्यादा अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है प्रोटीन के अंदर प्रोटीन का जैविक महत्व, कि प्रोटीन के क्या महत्व होते हैं। सबसे पहला है कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव, मतलब जो अपने शरीर में कोशिकाएं होती हैं तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मनुष्य। स्तनधारियों के बाल, नाखून, इनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। जैसे जो संयोजी उत्तक होते हैं अपनी मांसपेशियों में, संयोजी उत्तक में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और अपनी मांसपेशियों के अंदर कौन सा पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन वाहक के रूप में, तो आपने सभी को पता ही है अपने को कि हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है जो कि अपने रक्त में या खून में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन वाहक के रूप में कौन सा प्रोटीन काम में आता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है शरीर की सुरक्षा, मतलब शरीर को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाता है, कि शरीर में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन्स नाम का एंटीबॉडी है, जो ये क्या होता है? संपूर्ण प्रोटीन है। मतलब ये जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन्स, ये क्या है? एक प्रोटीन से बना ही एंटीबॉडी है और यह क्या करता है? यह सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। नेक्स्ट है फोर्थ महत्व, कि शरीर की वृद्धि व मरम्मत, मतलब शरीर की ग्रोथ के लिए जो प्रोटीन है ये क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे जिनके शरीर में अभी ग्रोथ हो रही होती है उनके भोजन में प्रोटीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम को अपने क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक, कि एंजाइम के रूप में कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ही बने होते हैं या प्रोटीन के साथ कुछ अन्य यौगिकों के साथ से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो एंजाइम है, एंजाइम की संरचना में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट आता है हार्मोन के रूप में। एंजाइम की तरह ही जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नाशय। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब इससे निकलने वाले हार्मोन या केमिकल अपने शरीर के अंदर कार्य करते हैं। कि अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है और किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ये भी किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये अपना प्रोटीन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक शुरू करते हैं एंजाइम वाला। तो अपनी हेडिंग है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं। सरल का मतलब कि ऐसे एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और संयुक्त का क्या मतलब है कि ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन के अलावा अन्य यौगिकों के साथ मिलकर बने होते हैं। ठीक है। एंजाइम सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब अपने शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन रासायनिक क्रियाओं को ये बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब उन रासायनिक क्रियाओं की दर होती है जो दर को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम एंजाइम को खमीर से प्राप्त किया गया था। खमीर को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? यीस्ट। कि सर्वप्रथम एंजाइम को खमीर से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे एंजाइम का वर्गीकरण व नामकरण। तो सबसे पहले अपने देखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग है, ठीक है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग। इसने एंजाइम को 6 भागों में या 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इन 6 वर्गों के बारे में। तो देखिए जो आपके सामने ये टेबल या सारणी बनी हुई है, इसमें एक साइड तो है ये क्रम, जिन 6 वर्गों के बारे में आपने पढ़ना है। फिर है एंजाइम वर्ग, एंजाइमों के नाम लिखे हुए हैं एंजाइमों के वर्गों के। और लास्ट में है अभिक्रिया की प्रकृति, मतलब इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, या इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे वो किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है,
कि इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडो का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, ऑक्सीकरण। जो रिडक्टेज है, रिडक्टेज का मतलब क्या है यहाँ पर, रिडक्शन, और रिडक्शन को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन। कि जो प्रथम वर्ग है अपना एंजाइम का, इसमें जो एंजाइम आते हैं वो कौन सी अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीकरण व अपचयन से संबंधित। नेक्स्ट है ट्रांसफरेज। इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे ये क्या करेंगे, दो पदार्थों के मध्य विनिमय करेंगे। मतलब ये एक पदार्थ है AB, ये दूसरा पदार्थ है CD, ये क्या करेंगे, इनका एक दूसरे के साथ विनिमय कर देंगे। मतलब इसका पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे और इसका पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे C को A के साथ जोड़ दिया और B को D के साथ जोड़ दिया, ट्रांसफरेज। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज का मतलब यहाँ पर क्या है, जल अपघटन। कि इस वर्ग के अंदर वो सभी एंजाइम आएंगे जो जल अपघटन से संबंधित जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो करेंगे। जैसे ये कोई भी एक मान लो यौगिक था AB, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, जल का अणु। तो यहाँ पर जल का अपघटन होगा, A के साथ क्या जोड़ दिया, OH। ठीक है। और एक H रह गया था, वो H किसके साथ जुड़ गया, B के साथ। नेक्स्ट है लाइसेज एंजाइम या लाइसेज वर्ग। इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे वो क्या करेंगे, यौगिकों को बीच में से तोड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आपने जो पादप जैव प्रौद्योगिकी आपका लेसन नंबर 2 है एग्रीकल्चर बायोलॉजी में, उसमें भी एक एंजाइम पढ़ा होगा। वहाँ पर आपने दो एंजाइम पढ़े होंगे, एक तो लाइगेज और दूसरा आपने पढ़ा था प्रतिबंधकारी एंजाइम। जो लाइगेज एंजाइम था वो क्या करता है, वो तो करता है जोड़ने का काम। और इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे, लाइसेज वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे वो क्या करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है। मतलब ये एक कोई भी समूह था A और B का, लाइसेज एंजाइम ने इन दोनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है। हाइड्रोलेज वाला तो क्या करेगा, जल के अणु को तोड़ेगा, लेकिन सिर्फ जो लाइसेज होगा वो किसी भी पदार्थ का जो समूह होता है उसको तोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है 5 नंबर पर आइसोमेरेज, मतलब समावयवीकरण अभिक्रिया। आइसोमेरेज इस वर्ग के अंदर जो एंजाइम आएंगे वो यौगिकों को उनके ही समान दूसरे यौगिक में परिवर्तित कर देंगे। जैसे मान लो एक ग्लूकोज है, ठीक है, यदि ग्लूकोज यौगिक पर अपने इस एंजाइम का उपयोग करें, आइसोमेरेज एंजाइम का, तो ये एंजाइम ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज को चेंज कर देगा ये फ्रक्टोज के अंदर। किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर। मतलब अपने ही समान दूसरे यौगिक में। ग्लूकोज भी 6 कार्बन की शर्करा है और फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की शर्करा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लाइसेज एंजाइम क्या करता था, तोड़ने का, और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, एटीपी के साथ युग्मन की क्रिया, मतलब एटीपी के साथ दूसरे यौगिक को जोड़ता है। नेक्स्ट अपने देखें नामकरण। तो नामकरण में ये क्या कहता है कि सामान्य एंजाइम का नाम लिखते समय अंत में अनुलग्न क्या जोड़ते हैं अपने, ASE। ASE का मतलब एज। आप जितने भी लगभग एंजाइम पढ़ोगे तो उन सभी के पीछे क्या आता है, एज। जैसे यहाँ पर है लाइगेज, आइसोमेरेज। ठीक है। तो सभी एंजाइम, जो सभी के नहीं, लगभग एंजाइम के, ज़्यादातर एंजाइम के पीछे क्या लगा आता है, एज। ठीक है। तो ये अपना नामकरण था। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एंजाइम के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म है कि जो एंजाइम है वो किस प्रकार के होते हैं, रंगहीन होते हैं और ठोस होते हैं, तथा जल व लवणों के तनु विलयनों में विलय होते हैं। सेकंड है कि इनका जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या होता है, अधिक होता है। और थर्ड है कि जो एंजाइम है ये शरीर के तापमान पर, मतलब जो लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है शरीर के तापमान पर, और जो सामान्य pH होती है उस पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। फोर्थ है कि ये विशिष्ट होते हैं, मतलब एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। जैसा कि आपने परिभाषा में पढ़ा था कि जो एंजाइम है ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। मतलब एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। इनकी कम मात्रा ही अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए पर्याप्त होती है। मतलब ये बहुत कम मात्रा में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कुछ एंजाइमों के कार्य। तो सबसे पहले देखें एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन।
ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? हमारी मुंह की लार में पाया जाता है। ठीक है, जब भी अपने भोजन खाते हैं तो अपने मुंह में लार आती है, तो उस लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। इस एंजाइम का क्या कार्य होता है कि जो भोजन में पॉलीसैकेराइड होता है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस पर ये क्रिया क्रिया करता है और उस पॉलीसैकेराइड को सरल अणुओं में तोड़ देता है। मान लो अपने भोजन में पॉलीसैकेराइड कौन सा है? एक कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो उसको ये क्या करेगा? सरल अणुओं में तोड़ देगा और उत्पाद क्या बनाएगा? माल्टोज। ठीक है, तो जो टाइलिन एंजाइम होता है ये मुंह की लार में उपस्थित होता है और किस पर क्रिया करता है? पॉलीसैकेराइड पर, और इससे उत्पाद क्या बनता है? माल्टोज। दूसरा एंजाइम है माल्टेज। ठीक है, एंजाइम कौन सा है? माल्टेज। ये कहाँ पर होता है? अपनी आंतों में उपस्थित होता है, आंतर रस के अंदर, और ये किस पर क्रिया करता है? माल्टोज पर। माल्टोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एक शर्करा है, और इससे उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। थर्ड है अमाइलोपेप्सिन। ये अमाइलोपेप्सिन कहाँ पर उपस्थित होता है? अग्नाशयी रस के अंदर। ठीक है, अग्नाशयी रस के अंदर, और ये किस पर क्रियाशील होता है? पॉलीसैकेराइड के ऊपर। ठीक है, पॉलीसैकेराइड के ऊपर, और इसका भी जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? माल्टोज ही होता है। फोर्थ है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पर होता है? उदर जठर रस के अंदर, मतलब मनुष्य में उदर जठर रस के अंदर, और ये किस पर क्रियाशील करता है? प्रोटीन पर। कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन पर ये क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? पॉलीपेप्टाइड का। पांचवा एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का उद्गम स्थान क्या है? अग्नाशयी रस। अपने शरीर में कहाँ पर? अग्नाशयी रस। और ये भी कहाँ पर क्रियाशील होता है? प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड पर। ठीक है, कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं? पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने होते हैं, ये इनको तोड़ देता है अलग अलग पेप्टाइड के अंदर। नेक्स्ट आता है लाइपेज। कि जो लाइपेज है इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? उदर जठर रस के अंदर, जहां पर था पेप्सिन का। जो लाइपेज है ये इसका क्रियाधार कौन सा है? लिपिड, मतलब वसा। कि ये वसा के ऊपर क्रियाशील होता है, वसा को तोड़ देता है, किसके अंदर? ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अंदर। या अपने ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जो वसा है वो किससे मिलकर बनी होती है? ग्लिसरॉल और वसी अम्ल। या इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो कि जो लाइपेज एंजाइम है ये कहाँ पर होता है? उदर जठर रस के अंदर होता है। ये वसा को इसमें तोड़ देता है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के अंदर। लास्ट में एंजाइम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज, और दूसरा है राइबोज न्यूक्लियेज। तो ये एंजाइम कहाँ पर होते हैं? आंतर अग्नाशयी रस के अंदर होते हैं। और ये कहाँ पर क्रियाशील होते हैं? कि जो फर्स्ट एंजाइम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज, ये क्रियाशील होता है डीएनए के ऊपर, और जो दूसरा एंजाइम है राइबो न्यूक्लियेज, इसका क्रियाधार कौन सा है? आरएनए। मतलब जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम है ये तो डीएनए को तोड़ने का काम करेगा, और जो राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम है ये आरएनए को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और अंत में इनसे उत्पाद क्या बनेंगे? ओलिगो व मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब जो डीएनए और आरएनए हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, मतलब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो जब ये टूटेंगे तो किस में टूट जाएंगे? ओलिगो व मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो ये कुछ एंजाइमों के कार्य थे, इनमें से भी 4 नंबर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंजाइम क्रियाविधि, कि एंजाइम कैसे क्रिया करते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या है? कि एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा अपने किसे कहते हैं? कि वह ऊर्जा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कि मान लो कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए 4 एटीपी की आवश्यकता है, तो ये जो एंजाइम है ये 4 एटीपी क्या है? इस रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करेंगे? इस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देंगे। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये एक एटीपी के द्वारा ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसको 4 स्टेप के द्वारा समझाया गया है। सबसे पहला है एंजाइम व क्रियाधार की क्रिया से एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। कि ये एंजाइम है और ये क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? क्रियाधार। कि एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़कर किसका निर्माण करता है? एंजाइम क्रियाधार संकुल का। किसका निर्माण करता है? एंजाइम क्रियाधार संकुल का।
एस का मतलब यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को अपने हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियाधार। कि एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़े और एक संकुल का निर्माण हो गया। दूसरा स्टेप है कि ये जो संकुल है, कि इस संकुल का एंजाइम मध्यवर्ती संकुल में परिवर्तन, कि ये जो ES था, ये ES था, ये किस में चेंज हो गया, EI में। I का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब मध्यवर्ती। किस में चेंज हो गया, ES EI में। तीसरा स्टेप है कि इस संकुल का मतलब EI का, इस संकुल का एंजाइम उत्पाद में परिवर्तन, की जो EI था ये EI किस में चेंज हो गया, EP में। E का मतलब है एंजाइम और P का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। लेकिन ये अभी तक संकुल के रूप में है, दोनों अलग अलग नहीं हुए। तो लास्ट स्टेप क्या होगा कि इस संकुल का, ये जो संकुल है, इस संकुल का एंजाइम व उत्पाद में विघटन, कि जो EP था, E मतलब एंजाइम, P मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एंजाइम अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार एंजाइम की क्रियाविधि होती है कि सबसे पहले वो क्रियाधार के साथ जुड़ता है, एक संकुल का निर्माण करता है, फिर वो मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करता है, फिर वो प्रोडक्ट संकुल का निर्माण करता है, और बाद में एंजाइम और उत्पाद दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एंजाइम के अंदर लास्ट पॉइंट है एंजाइम की उपयोगिता। सबसे पहला पॉइंट क्या है, भोजन के पाचन में, कि जो एंजाइम है ये भोजन को जल्दी पचा देते हैं। दूसरा पॉइंट है रोगों की रोकथाम में, जैसे यहाँ पर कुछ एंजाइम लिखे हुए हैं, ये एंजाइम रोगों को रोकने का काम करते हैं। जैसे फर्स्ट रोग है एल्बिनिज्म रोग, ये किसके कारण होता है, कि जब ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है। तो जब अपने भोजन में ट्रायोसिनेज एंजाइम का सेवन करेंगे तो इस रोग से अपने बच सकते हैं। दूसरा है हृदय रोग, कि हृदय रोग के उपचार में जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ये क्या होता है, सहायक होता है। कि हृदय रोग के उपचार में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम सहायक होता है। तीसरा इसमें उपयोगिता है कि एंजाइम का उपयोग जो मदिरा, वाइन, विस्की, मतलब विभिन्न प्रकार की जो शराब होती है, मदिरा, वाइन, विस्की या चमड़ा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। मतलब ये सभी जो उत्पाद हैं, मदिरा, वाइन, विस्की, चमड़ा, खाद्य पदार्थ, इनके परिरक्षण में होता है, मतलब ये जल्दी खराब ना हो। तो स्टूडेंट्स, अपना जो 10वां लेसन है जैव रसायन, इसका थर्ड पार्ट अपने कंप्लीट हो गया। इस पार्ट के अंदर अपना जो एंजाइम वाला टॉपिक था, एंजाइम वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब जो अपना पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 के अंदर अपने टॉपिक करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसे अपनी हिंदी में कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे DNA और RNA के बारे में। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो जो आपने पार्ट 3 में पढ़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।